नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्जाम पोर्टल में। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, सत्र बजट सत्र तक पढ़ लिया था। ठीक है, देखिए जो संसद का सत्र होता है वो 3 सत्र होता है। पहला बजट सत्र, तीसरा मानसून, दूसरा मानसून और तीसरा शीतकालीन। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। सबसे छोटा होता है शीतकालीन सत्र, सबसे बड़ा होता है बजट सत्र। ठीक है, साइन डाई, ये वाला डिफिनेशन आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है ऑप्शन पे सत्रावसान किसको कहते हैं, विघटन किसे कहते हैं। देखिए, सत्रावसान इससे क्या होता है कि कोई सत्र, जैसे मान लीजिए शीतकालीन सत्र चल रहा है, ठीक है, तो ये मान लीजिए सत्र शुरू हुआ और राष्ट्रपति इसको मंत्रिपरिषद सलाह देती है कि इस सत्र का मतलब अब समापन कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति उस सत्र का समापन कर देता है। ठीक है, तो ये सत्रावसान मतलब वो सत्र समाप्त हो गया। फिर जैसे शीतकालीन मानसून समाप्त होगा तभी तो फिर बाद में एक और सत्र बुलाया जाएगा शीतकालीन, तभी तो वो शुरू होगा। ठीक है, अब देखिए विघटन होता क्या है कि कभी कभी जैसे मंत्रिपरिषद ये सलाह देती है कि अभी जो राज्य में जो सरकार है उसके पास बहुमत नहीं है या किसी दल के पास बहुमत नहीं है और आप इसका विघटन करके फिर से मतलब चुनाव करवाइए। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि लोकसभा का विघटन कर देता है, इससे लोकसभा का जीवन का अंत हो जाता है और फिर जब इलेक्शन होता है तो नया लोकसभा का गठन होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आप देखिए ये कैसे संसद में कितने प्रकार के विधेयक होते हैं, मतलब संसद में जो विधेयक होते हैं, तो देखिए सामान्य विधेयक, ठीक है, साधारण विधेयक भी कहा जाता है इसको, धन विधेयक हम जानते हैं, वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन। ठीक है, इसका अनुच्छेद सबको याद रखना है कि धन विधेयक 110 में है, वित्तीय विधेयक 117, अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, तो देखिए सामान्य विधेयक क्या होता है। सामान्य विधेयक जैसे कि मान लीजिए ऐसा विधेयक जो न धन विधेयक हो, न वित्त विधेयक हो, न संविधान संशोधन विधेयक हो, नॉर्मल सब्जेक्ट पे बनता है। ठीक है, इस सामान्य विधेयक को साधारण विधेयक अगर है उसको राज्यसभा 6 माह रोक सकती है। पहला बार में 4 माह, फिर दूसरा बार में 2 माह, ठीक, टोटल 6 महीने रोक सकती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, साधारण बहुमत से ही पारित कर दिया जाता है, मतलब 50% प्लस 1। ठीक है, मतलब टोटल जितना संख्या है, टोटल संख्या का 50% प्लस 1 पे ये पारित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, इसके बाद राष्ट्रपति इसकी स्वीकृति दे देता है तो ये विधेयक कानून बन जाता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और है कि कोई भी विधेयक है, जब तक राष्ट्रपति उसको अनुमति नहीं देगा तब तक वो कानून नहीं बन सकता है, मतलब विधेयक पारित नहीं माना जाएगा अंतिम रूप से। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के पास ये शक्ति होती है कि वो किसी भी विधेयक को यह तय करता है, लोकसभा अध्यक्ष, कि वो धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, साधारण विधेयक, धन विधेयक है या नहीं है, ये लोकसभा का अध्यक्ष ही तय करता है, उसी को अंतिम रूप से अधिकार है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप ये अनुच्छेद याद रखिएगा। साधारण विधेयक 107, धन विधेयक 110, वित्त विधेयक 117 अनुच्छेद पूछा हुआ है, इसलिए इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए वो मैंने वीटो वगैरह के बारे में बताया था कि अनुमति दे सकता है तो विधेयक का मतलब कानून, विधेयक अधिनियम बन जाता है। अगर अनुमति रोक लेता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है। अगर पुनर्विचार के लिए लौटा देता है मंत्रिपरिषद को कि एक बार आप लोग इस पे विचार कीजिए, तो फिर ये विधेयक मंत्रिपरिषद विचार करती है। अगर दोबारा भेजती है तो फिर उसको अपना सहमति देना पड़ता है। ठीक है, और देखिए ये वाला कुछ कंडीशन है, जैसे मान लीजिए लोकसभा में अगर मान लीजिए लोकसभा में कोई विधेयक आया, ठीक है, और लोकसभा से पारित हो गया और अब वो राज्यसभा में चला गया। ठीक है, लोकसभा से पारित हो गया है, राज्यसभा में चला गया है, तब तक क्या हुआ कि लोकसभा वो डिजॉल्व हो गई, मतलब विघटन हो गया लोकसभा। अब नई सरकार आई, अब नई सरकार आएगी तो ये विधेयक रहेगा कि समाप्त हो जाएगा? नहीं, ये विधेयक समाप्त हो जाएगा, मतलब ये विधेयक खत्म हो जाएगा। क्यों? कि हो सकता है कि इस विधेयक पर नई सरकार का कुछ और मत हो तो ये विधेयक समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन, अगर मान लीजिए कोई विधेयक आया, ठीक है, कोई विधेयक आया और अगर राज्यसभा में गया और राज्यसभा से पारित हो गया, ठीक है, उसके बाद लोकसभा में आएगा, लोकसभा में आया तो लोकसभा, जैसे ही लोकसभा आया लोकसभा विघटित हो गया। ठीक है,
तो लोकसभा अगर मान लीजिए भंग हो गया तो ये विधेयक रहेगा या समाप्त हो जाएगा? ये विधेयक रहेगा, क्योंकि राज्यसभा परमानेंट सदन होता है, इसके ये थोड़े समाप्त होता है। तो ये अपना मत हमेशा यही रहेगा, इसका मत नहीं बदलेगा क्योंकि ये परमानेंट है। हाँ, जो नई लोकसभा आएगी वो तो अभी उसमें पारित हुआ ही नहीं है विधेयक, तो ये विधेयक रहेगा, ये विधेयक खत्म नहीं होगा। ठीक, ये वाला यही चीज़ यहाँ दिया हुआ है, आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अब थोड़ा धन विधेयक की बात कर लेते हैं। देखिए धन विधेयक क्या है? ऐसा कोई विधेयक जिसमें कोई नया टैक्स वगैरह लगाया जाता है, ठीक है, तो उसको धन विधेयक कहा जाता है। अब देखिए धन विधेयक में क्या है कि इसको 110 अनुच्छेद में रखा गया है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखिए कोई कर, किसी कर का अधिरोपण मतलब नया टैक्स लगाया गया है, किसी कर को हटाया जा रहा है, परिहार, परिवर्तन या विनियमन मतलब किसी टैक्स को बदलना है, उसके वो सब सारा मतलब जो विषय है वो इसमें आता है। अगर भारत सरकार कोई उधार वगैरह ले रहा है, ठीक है, या कोई जो प्रतिभूति, प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी, तो उसको बदल रहा है या संचित निधि से धन निकालना है, ये सब सारा सब्जेक्ट जो है धन विधेयक में आता है। ठीक है। अब देखिए धन विधेयक कौन तय करेगा? ये जब भी तय करेगा तो लोकसभा अध्यक्ष ही तय करता है और इसके निर्णय को कहीं चुनौती नहीं दिया जा सकता, उसका निर्णय ही अंतिम होता है। ठीक है। राष्ट्रपति वगैरह भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, न्यायालय भी नहीं कर सकती है। ठीक है। अब देखिए धन विधेयक पारित होने की प्रक्रिया, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है। कैसे? राज्यसभा को संशोधन करने का अधिकार नहीं होता है, ये सब कोई जानता है। धन विधेयक में नहीं होता है। राज्यसभा को दो ही मामलों में सबसे ज़्यादा बराबर अधिकार, राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार किस में है? संविधान संशोधन विधेयक में। देखिए संविधान संशोधन विधेयक में राज्यसभा को एकदम इसके बराबर शक्ति प्राप्त है लोकसभा के। बाकी दोनों में अगर कोई साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक है उसमें भी अधिकार थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन धन विधेयक में तो कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। अब देखिए साधारण विधेयक में थोड़ा सा अधिकार कैसे है? अगर मान लीजिए लोकसभा कोई भी साधारण विधेयक पास करके राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उसको सिर्फ रोक सकती है। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुला लेता है, ठीक है, तो ज्वाइंट सेशन बुला लेता है तो तब फिर क्या होगा? ज्वाइंट सेशन अगर बुलाएगा तो फिर वो सदन का जो बहुमत होगा उससे पास हो जाएगा वो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि लोकसभा की सदस्य संख्या होती है 550 मैक्सिमम और राज्यसभा की 250, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो लोकसभा वाले ज़्यादा आ जाएंगे, तो ये विधेयक आराम से पारित हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा मतलब अधिकार नहीं होता है, लेकिन फिर भी 6 महीने तक रोक सकती है राज्यसभा चाहे तो। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखने वाला है इसमें बात कि अब विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है। अगर राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के अंदर नहीं लौटाती है तो मान लिया जाता है कि पारित हो गया। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति की अनुमति, ये सब थोड़ा पढ़ लीजिएगा। वित्त विधेयक कुछ नहीं होता है, ये धन विधेयक की जैसा होता है लेकिन थोड़ा धन विधेयक से अलग होता है। इसको पढ़िएगा आप लोग, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसका अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए हाँ, वित्त विधेयक जो है इसमें कुछ टाइप होता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, हाँ देखिए कुछ वित्त विधेयक जो होता है, ठीक है, वो लोकसभा में भी पेश किया जाता है, लेकिन कुछ वित्त विधेयक ऐसा होता है जो लोकसभा राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला यही है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए। अब देखिए इसमें प्राक्कलन समिति, लोकसभा में समिति वगैरह का गठन किया जाता है, इसका मेंबर्स का याद रखना है, संख्या कि प्राक्कलन में कितना होता है, लोक लेखा में कितना होता है, ये सारा याद रखना है। आगे मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अब देखिए इसमें शायद मैंने इसमें लिखा है, नहीं लिखा है, लेकिन हाँ आगे शायद मैंने लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए संविधान संशोधन, संविधान संशोधन मैंने बताया था कि जो राज्यसभा है उसको बराबर का अधिकार है, क्योंकि चूँकि संविधान को संशोधन जो होगा उससे राज्य भी प्रभावित होंगे, इसीलिए राज्यसभा को भी पूरा अधिकार दिया गया है कि जब तक राज्यसभा सहमत नहीं होगा तब तक इसमें मतलब इसको पारित नहीं किया जा सकेगा। ठीक है। तो ये हो गया। आप देखिए ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन कब बुलाया जाता है?
कोई मान लीजिए विधेयक था, साधारण विधेयक, उस पर राज्यसभा ने उसको 6 महीने तक रोक के रखा। पहला बार में 4 महीने, दूसरे बार में 6 महीने। तो 6 महीने तक से अगर लंबित है तो राष्ट्रपति क्या करता है, ज्वाइंट सेशन बुला लेता है और उसके बाद वोट करा लिया जाता है तो पास हो जाता है। ऐसे अभी तक केवल 3 बार हुआ है, ठीक है। कौन कौन विधेयक में? दहेज प्रथा 1961, बैंक सेवा 1978 और आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002। ये वाला आपको याद रखना है कि दहेज प्रथा कानून कब आया था? 1961 में, बैंक सेवा 1978 में, आतंकवाद। तो ये तीनों आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए बजट के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा बजट के बारे में पढ़िएगा, कैसे वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है, रेल बजट को कब अलग किया गया, कब इसको मर्ज कर दिया गया। ये भी सर 2017 से मर्ज कर दिया गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब एनडीए की सरकार आई थी तो उन्होंने मर्ज कर दिया वापस इसको बजट में ही। रेल बजट को पहले अलग से पेश होता था, अब एक साथ ही पेश होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विनियोग विधेयक, इसमें धन संचित निधि से कोई धन निकाल नहीं, इसको बिना पारित कराए हुए धन नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, अनुपूरक अनुदान। इससे क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कोई परियोजना चल रही थी, मान लीजिए कोई सड़क परियोजना है, ठीक है, और सड़क परियोजना के लिए मान लीजिए 26,000 करोड़ रुपए दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि देखा गया कि साल के अंत में ये राशि कम पड़ रही है, तो इसको क्या किया जाता है, अनुपूरक अनुदान दे दिया जाता है कि कुछ पैसे दे दिया। मान लीजिए 1,000 करोड़ और ज़रूरत है तो दे दिया गया, बाद में इसको संसद में पारित करा लिया जाएगा। इसको अनुपूरक अनुदान कहते हैं, ठीक है। लेखानुदान, इसमें क्या होता है कि विनियोग विधेयक, मतलब जो संचित निधि से धन निकलना है वो, उसमें अगर टाइम है तो लेखानुदान पारित करके सरकार धन उपलब्ध करा देती है, बाद में इसको बजट में पारित करवा लिया जाता है, ठीक है। हाँ देखिए, ये प्रश्नकाल आपको याद रखना है, इसका टाइमिंग कब होता है इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ, हाँ, प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होता है, उधर मैंने लिखा था। लोक लेखा में कितना होता है? 22 मेंबर होता है, 15 को लोकसभा से, 7 को राज्यसभा से। और राज्यसभा के सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं होता है लोक लेखा समिति में, ठीक है। इसका नाम ही है लोक लेखा, मतलब लोकसभा, जो लोक है ना, ये लोकसभा को डिनोट करता है, मतलब लोकसभा को इसमें ज़्यादा पावर होता है। 15 को मेंबर भी हैं इनके, और इनके 15 मेंबर को ही वोट देने का अधिकार। इस 7 को मेंबर जो है वोट नहीं दे पाएंगे, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। ऐसी परंपरा चली आ रही है कि विपक्ष के नेता को ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है। सीएजी के लेखा की जांच करता है, सीएजी जो रिपोर्ट सौंपती है उसके लेखा की ये जांच करता है, ठीक है। हाँ देखिए, शून्यकाल, इसको याद रखिएगा, कब से कितना बजे से कितना बजे तक चलता है, कितना देर का होता है, ठीक है। इसमें शून्यकाल का डिफिनेशन याद करना है, प्रश्नकाल का डिफिनेशन याद करना है, ठीक है। और प्रश्नकाल के ये ठीक बाद होता है, ठीक है। तारांकित प्रश्न, हाँ देखिए, ये तारांकित और तारांकित अल्प सूचना प्रश्न, ये मैंने समझा देता हूँ, आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए तारांकित प्रश्न, इसको ऐसे याद करेंगे, तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न मतलब क्या? जैसे मान लीजिए ये स्टार है, ठीक, मैंने किसी को दिखा दिया कि अरे देख लो भाई स्टार, यही तुम्हारा स्टार है, ठीक। तो ये तारांकित मतलब मौखिक जवाब दे दिए, ठीक है, मौखिक रूप से ही समझा दिए, ठीक। लेकिन अतारांकित, अतारांकित में क्या होगा कि सिर्फ स्टार दिखाने से काम नहीं चलेगा, वो बोलेगा भैया आप लिख के पूरा डिटेल में हमको समझाओ कि स्टार ये कैसे बना था, ठीक। तो अतारांकित मतलब तो स्टार दिखाने से काम नहीं चलेगा, आप लिख के पूरा समझाओ। तो अतारांकित में क्या होता है, लिखित रूप से उत्तर दिया जाता है, ठीक। अब देखो एक चीज़ है इसमें, तारांकित प्रश्न में चूंकि मौखिक जवाब हम दे रहे हैं तो उसमें कोई क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन पूछ सकता है, उसी समय पूछ लेगा। लेकिन अतारांकित प्रश्न चूंकि लिखित रूप से दिया जाता है तो इसमें नहीं पूछ सकता है, ठीक है। अल्प सूचना प्रश्न, मान लीजिए कोई विषय है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर कोई संसद का सदस्य सरकार से जवाब चाहता है तो वो पूछ सकता है। 10 दिन का अवधि का मतलब टाइम दे दिया जाता है, 10 दिन पहले बता दिए और उससे फिर सरकार उसका आंसर दे देती है, ठीक है। अब देखिए सरकारी उपक्रम समिति भी एक होता है, इसमें क्या होता है, 22 को मेंबर होता है, 15 को लोकसभा, 7 को राज्यसभा, ठीक है। ये आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, ये वाला लोक लेखा प्राक्कलन तीनों याद रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। अब देखिए न्यायपालिका, तो हम जानते हैं कि भारत में दो ही एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है और एक हायरार्की बना हुआ है, ठीक है। हायरार्की में मतलब क्या है, जैसे हायरार्की मतलब हायरार्की मतलब क्या, एक क्रम बना हुआ है कि पहले जिला में डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होता है, उसके बाद राज्यों की कोर्ट होती है,
मतलब जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो ये एक हायरार्की बना हुआ है। इस तरीके से भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, ठीक है। इसमें शीर्ष पर जो सबसे ऊंचे पे सुप्रीम कोर्ट है, उससे नीचे हाई कोर्ट, राज्यों के अपने अपने राज्यों के हाई कोर्ट हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जिलों के कोर्ट हैं, ठीक है। तो जिला में बहुत सारा न्यायालय होता है, जिला न्यायालय, सेशन न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। और ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? 1935 के अधिनियम से ली गई है। अब देखिए उच्च न्यायालय कितना अनुच्छेद में आता है? 124 में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। गठन कैसे होता है इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। अयोग्यता योग्यता सब में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। और पदावधि क्या है? 65 साल, ठीक है। 65 साल तक ये रिटायर होते हैं, 65 साल के बाद, ठीक है। और कोई न्यूनतम आयु, एक चीज़ है ध्यान रखने के लिए, न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपको जज बनना है तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अगर राष्ट्रपति को लगे कि 5 साल का बच्चा भी बहुत अच्छा से कानून जानता है तो उसको भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसके पात्रता की जो शर्तें हैं ये पहला ही दिया हुआ है कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वेता होना चाहिए, ठीक है। नागरिक होगा, ये सब मान लीजिए ऐसा ऐसा कर रहा है, उसके बाद अगर ये पारंगत विधि वेता है तो वो कर सकता है, राष्ट्रपति उसको बना सकता है, ठीक है। अब देखिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है? महाभियोग, जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं वैसे ही इसको महाभियोग की प्रक्रिया। अभी तक कोई भी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए वेतन भत्ते कैसे मिलता है? वेतन भत्ता वही राज्य, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है तो केंद्र सरकार देगी, अगर हाई कोर्ट का जज है तो राज्य सरकार देगी। लेकिन इसमें एक पेंच है, अगर हाई कोर्ट का जज रिटायर हो गया तो इसका जो पेंशन है वो केंद्र सरकार देगी, पेंशन जो है केंद्र सरकार देगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को लगता है कि अभी मतलब कुछ जज की संख्या कम है तो उसमें कुछ कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है। मतलब अगर चाहे मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति नहीं हुआ है तो कुछ वो अस्थायी रूप से किसी उसी जज में से जो पहले से जज हैं उनको या कहीं और से कोई वरिष्ठ जज को वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ मतलब होता है अस्थायी, तदर्थ का हिंदी होता है अस्थायी। अस्थायी न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त करता है, कोई विशेष काम अगर हो, चाहे अगर न्यायालय में बहुत ज़्यादा केस आ गया तो उसके लिए नियुक्त किया जा सकता है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का स्थान, उच्चतम न्यायालय का स्थान नॉर्मली दिल्ली है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और भी नियुक्त कर सकता है, ठीक। फिलहाल अभी दिल्ली में है। उच्चतम न्यायालय की शक्ति और क्षेत्राधिकार, तो ये थोड़ा सा पढ़िएगा, इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। और देखिए अपीलीय न्यायालय है कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो है, मूल अधिकार का रक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। क्यों? क्योंकि जो हाई कोर्ट को मूल अधिकार का रक्षक होता है तो ये रीट अपना नकार भी सकती है कि हम मूल अधिकार के खिलाफ रीट नहीं जारी करेंगे। 226 के अनुसार वो रीट नहीं भी जारी कर सकती है, उसको अधिकार है कि वो ये स्वेच्छा के ऊपर जारी करना चाहे तो कर सकती है, नहीं तो नकार भी सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं नकार सकता है, इसको देना ही पड़ता है, ठीक है। तो परामर्शी राष्ट्रपति एक 143 के तहत कोई परामर्श भी ले सकता है उच्च न्यायालय से। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय मतलब क्या, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो नज़ीर होता है सभी न्यायालयों के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो उसके आधार पे उस न्यायालय को नीचे वाले न्यायालय उसके आधार पर भी न्याय दे सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई न्यायालय उच्चतम न्यायालय का बात नहीं, कोई मतलब व्यक्ति या कोई भी सरकार या कुछ भी कोई भी अधिकारी अगर उच्चतम न्यायालय का फैसला नहीं मानता है तो उसको मतलब अपने अवमानना के लिए इस मतलब सज़ा देने का भी अधिकार दिया गया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन, मान लीजिए कोई निर्णय दिया था, न्यायिक पुनर्विलोकन है ये, न्यायिक पुनर्विलोकन होता है। पुनर्विलोकन मतलब हम पुनः लौट के पीछे देखना, ठीक है, पुनर्विलोकन का यही अर्थ होता है, लौट के पीछे देखना। मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट को फैसला दिया, बाद में भविष्य में हो सकता है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट को लगता हो कि नहीं ये वो फैसला था वो
उस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो सही था लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है, तो वो चेंज कर सकता है। ठीक है, इसको कहा जाता है न्यायिक प्रोन्नति। संविधान का रक्षक है, गार्जियन भी कहा जाता है। ठीक है, कस्टोडियन भी कहा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण है, हम संरक्षक है, ये हम बताए ही थे। ठीक है, अब देखिए ये सब रीट जो है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, सब रीट जारी कर सकता है। और ये थोड़ा उसकी कुछ अन्य शक्तियाँ हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को अपदस्थ कर सकता है जब उच्चतम न्यायालय जांच करके उसको प्रमाणित कर दे। ठीक है, ये सब कुछ उसको शक्ति है। उच्चतम न्यायालय को एक और अधिकार है, कोई मामला अगर मान लीजिए हाई कोर्ट में लंबित है या कहीं भी लंबित है तो उसको मंगवा के निपटारा करके वापस भेज देगा कि लो ये ऑर्डर है और आप बता दो क्लाइंट को। ठीक है, अब देखिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 224 में है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या, हाँ, पहला नंबर जो हमारा ये वाला न्यायालय था इसका अनुच्छेद था 124, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और उच्च न्यायालय का जो अनुच्छेद है वो है 214। ठीक, 124 और 214, इसको ध्यान रखिएगा। ये है हाई कोर्ट, ये है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय का जो राज्य होते हैं, ऐसा बताया गया है कि सभी जो राज्य हैं उसमें एक एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसा लेकिन प्राय होता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक राज्य में उच्च न्यायालय होगा ही। सरकार जो है, केंद्र सरकार चाहे तो संसद 2 राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है, और ऐसा है। जैसे कोलकाता जो है, कोलकाता हो गया, ये इसका भी अधिकार क्षेत्र 2-3 राज्यों पे है। और फिर उसके बाद जो हमारा गुवाहाटी का जो कोर्ट है उसका भी है। तो ऐसे करके बहुत सारे उच्च न्यायालय हैं, लगभग 25 उच्च न्यायालय, पहले 24 थे, एक अमरावती में बना तो 25 हो गया। ठीक है, देखिए उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें मैंने टिक लगाया है कि जिसका जिसका अधिकारिता एक से ज़्यादा वाला है, तो कोलकाता का है, ठीक, बम्बई का है, मद्रास का है, ठीक, उसके बाद किसका है, गुवाहाटी का है। ठीक है, उसके बाद केरल का है, और बस ये हो गया। तो ये वाला थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अभी फ़िलहाल जम्मू कश्मीर का भी है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि मैंने टिक लगाया। देखिए कुछ जो जैसे नॉर्मली क्या होता है, हाई कोर्ट जो होता है वो राज्यों की कैपिटल में होता है, लेकिन ये ऐसा प्राय नहीं होता है, किसी किसी राज्य में कैपिटल में ना होकर दूसरे शहरों में भी है। अब देखिए कौन कौन से है। मध्य प्रदेश का देख लीजिए, राजधानी है भोपाल लेकिन जबलपुर में है। गुवाहाटी, असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर, लेकिन गुवाहाटी में है। उड़ीसा का राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर, लेकिन कटक में है। ठीक है, राजस्थान का राजधानी जयपुर है लेकिन जोधपुर में है। ठीक है, केरल का राजधानी कहाँ है, श्रीरंग, वो अरे वो क्या नाम है, उसमें मतलब राजधानी से अलग है, कोचीन में। ठीक है, अब देखिए हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है, ये तो शिमला में ही है, राजधानी में ही। छत्तीसगढ़ का देखिए, छत्तीसगढ़ का रायपुर है लेकिन बिलासपुर है। उत्तराखंड का कहाँ है, देहरादून, लेकिन नैनीताल। तो ये वाला जो है आपको, ये जो मैंने पॉइंट किया है इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा हुआ है। केरल का एक बार पूछा था तो मेरा गलत हो गया था। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए उच्च न्यायालय, ये अनुच्छेद 216 में दिया गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जिसको राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार नियुक्त करता है। ठीक है, तो हर एक जो सुप्रीम कोर्ट का भी एक मुख्य न्यायाधीश होता है, और जो हाई कोर्ट होता है उसमें भी एक मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और कुछ ऐसे भी न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं जिनको राष्ट्रपति आवश्यकता समझता है। अगर मान लीजिए कोई न्यायालय है, हाई कोर्ट, उसमें बहुत ज़्यादा केस वगैरह आ रहा है, तो राष्ट्रपति चाहे तो अस्थायी रूप से कुछ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है 2 साल के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और इसमें अब देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होता है इसको पढ़ लेना है। ठीक है, अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, वही सुप्रीम कोर्ट वाला सिस्टम है, किसी को अस्थायी रूप से बना सकता है,
योग्यता क्या क्या है पढ़ लीजिएगा। पदावधि हम लोग जानते ही हैं 62 वर्ष तक होता है, ठीक है। 62 इसका होता है, 65 उसका होता है, ठीक है। कैसे हटाया जा सकता है, वही महाभियोग वाला सिस्टम है, महाभियोग वाला सिस्टम है, ठीक है। अभी तक किसी के खिलाफ पारित नहीं हुआ है, ठीक है। और संविधान संशोधन में देखिए उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव है, लेकिन अभी पास नहीं हुआ है, इसको नहीं याद करना है, ठीक है। अभी 62 साल ही समझ के रखिएगा, ठीक है। 65 करने का प्रस्ताव है, लेकिन अभी पारित नहीं हुआ है। शपथ ग्रहण कैसे होता है, राज्यपाल उसको वो दिलवाता है, मतलब पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। स्थानांतरण उच्चतम न्यायालय करता है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कर सकता है। किसी भी मतलब इस हाई कोर्ट के जज को उस हाई कोर्ट में भेज दिया, इस टाइप का होता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वही जो मूल अधिकार से संबंधित होता है, रीट वगैरह जारी करना ये होता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार मतलब जिला में अगर कोई व्यक्ति जिला न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक मिनट, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और है, बच गया है। ये हाई कोर्ट को अपने अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण की शक्ति है, मतलब निरीक्षण की शक्ति है, वो जांच उच कर सकते हैं, ठीक है। मुकदमों का हस्तांतरण अगर हाई कोर्ट को लगता है कि जिला न्यायालय में कोई ऐसा मतलब है इति आया हुआ है केस जिसमें कोई संविधान का प्रश्न है, ठीक है। संविधान की मतलब ये जो केस है उसमें क्या है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें संविधान के चीज़ों को डिफाइन करना हो या वो संविधान के अनुसार तर्क संगत है कि नहीं ये तय करना हो, तो वो क्या करता है कि वह उस टाइप के प्रश्न वाले केस को वो अपने पास बुलाकर उसको निर्णय करके वापस भेज देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। अधीनस्थ न्यायालय ये पढ़ लीजिएगा। अभिलेख न्यायालय भी होता है, अगर हाई कोर्ट का कोई फैसला आता है तो वो उसके नीचे वाले न्यायालय जिला के जो सेशन न्यायालय हैं ये सब न्यायालयों के लिए एक आदर्श मॉडल होता है, उसके आधार पे वो चाहे तो कोई और फैसला दे सकती हैं, ठीक है। मुकदमों का हस्तांतरण मैंने बता दिया। अब देखिए महान सीएजी क्या है भाई। सीएजी एक काम करता है, देखिए इसको जो हमारा संचित निधि है उसका संरक्षक भी कहा जाता है, और उसका ये मतलब हमारा जो धन है भारत सरकार का जो पैसा रुपया आता है इसका जांच करता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यही है कि ये धन खर्च हो जाने के बाद जांच करता है, मतलब पहले नहीं जांच करता है, बाद में जांच करके बताता है कि सरकार जो पैसा खर्च की वो सही से खर्च की कि नहीं, ठीक है। 148 अनुच्छेद में है, याद रखना है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। 6 साल जो भी नियुक्त होगा वो 6 साल तक रहेगा, या तो 65 साल उम्र पूरा होने तक रहेगा, ठीक है। और इसको भी वैसे ही हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, ठीक है। महाभियोग द्वारा इसको भी हटाया जा सकता है। और अब देखिए ये हम लोगों ने आज हाई कोर्ट पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा और सीएजी पढ़ लिया, ठीक है। अब मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।